हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जरा हम एक नए टॉपिक की तरफ रुख करेंगे अपना और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ लाइट। लाइट हालांकि आपके 10th में भी है, 12th में भी है। 10th में हम बेसिक्स एक तो देखते हैं, उसके बाद मिरर्स, लेंसेज, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता वो सारा कुछ। 12th में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको 10th में पढ़नी है, पहले तो वो, उसके बाद कुछ एडिशनल और चीज़ें हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिक है, यानी कि 12th के बेसिस पे भी आप उसे देख सकते हैं, 10th के बेसिस पे भी आप उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइट, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी कोई चैप्टर या कोई टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो उसके डेफिनेशंस को लेके हमारे मन में सवाल होते हैं कि आखिरकार उस टर्म्स को हम डिफाइन कैसे करें। लाइट तो ये स्टार्टिंग से छोटे छोटे क्लासेस में आपको पढ़ाया गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, विदाउट द मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है। तो आराम से इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक से। आप इसको कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इस एनर्जी की वजह से होता क्या, विच गिव्स us sensation of vision, sensation of vision, ठीक है। यानी कि लाइट उस तरह की एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये एनर्जी हमें देखने का एहसास कराती है ऑब्जेक्ट्स को। तो पहला सवाल तो दिमाग में ये उठता है कि क्या हम जो देख रहे होते हैं अपने आसपास, क्या वो लाइट नहीं है? क्या हम लाइट को देख नहीं सकते? तो पहली बात तो है कि लाइट एक एनर्जी होती है, ठीक है। आप किसी भी एनर्जी को नहीं देख सकते, सिर्फ लाइट एनर्जी की बात नहीं हो रही है। आप चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वेलोसिटी की वजह से आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी विजिबल नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या उसकी पोजीशन की वजह से आपको ये पता होता है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी विजिबल फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही अगर हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, आप उसको देख के नहीं बता सकते जब तक कि वो रेड हॉट ना हो। मान लो कि रेड हॉट नहीं है, नॉर्मली थोड़ा सा उसको गर्म करके छोड़ दिया गया, तो आप उसे देख के बता नहीं सकते कि उसके पास कोई थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी है। ऐसे साउंड एनर्जी की आप बात कर लो, जैसे हमने कुछ बोला आपने उसको सुना, तो ऑब्वियस सी बात है साउंड ट्रेवल करके हमारे मुंह से यानी डायफ्राम से जो भी अपना वोकल कॉर्ड है यहाँ से साउंड का जनरेशन हुआ, वो ट्रेवल करके आपके कान तक पहुंची, तो वो एनर्जी ट्रेवल करते हुए आपको दिखी नहीं है, तो साउंड एनर्जी को भी आप नहीं देख सकते। तो सिर्फ इन सब एनर्जी की बात नहीं हो रही है, लाइट एनर्जी के साथ भी ऐसा ही है। वी कैन नॉट सी द लाइट, हम लाइट को कभी देख नहीं सकते। तो एक्चुअल में होता क्या है, तो हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं दिस इज ओनली द इफेक्ट ऑफ लाइट और मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइट, यानी कि हम सिर्फ लाइट के इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को सेंस करने के लिए। जैसे लाइट एनर्जी को सेंस करने के लिए भगवान ने आंखें दी है, साउंड एनर्जी को सेंस करने के लिए ईयर होते हैं, वैसे हीट एनर्जी को सेंस करने के लिए स्किन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में ऑर्गन है जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को सेंस करते हैं, ठीक है। तो लाइट एनर्जी को आप देख नहीं सकते, सिर्फ होता क्या है कि ओनली वी कैन सेंस या फिर वी कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक चीज आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि वी कैन नॉट सी द लाइट, हम लाइट को देख नहीं सकते। वॉट वी ऑब्जर्व is just the effect और मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइट। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये चीजें होती हैं। उसके बाद
सवाल ये उठता है कि लाइट की शुरुआत से अगर हम देखें तो पूरे यूनिवर्स में जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है, ठीक है ना। सन से लाइट ओरिजिनेट होती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, वही लाइट अर्थ पे आती है। तो हम लोग स्टार्टिंग से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सारा माजरा है क्या, क्या चीजें होती हैं एक्चुअल में। तो ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले ऐसे एक सन बनाया रैंडमली, माफ करिएगा, ये हमारा सन है, ठीक है। एक मिनट, ओके, लेट अस सपोज ये हमारा सन है। देखिए सन की आप बात करो चाहे किसी भी प्लेनेट की आप बात करो, उसके पास दो चीजें होती हैं। एक तो उसका खुद का कोर होता है, और कोर के साथ साथ एक पूरा का पूरा आउटर पेरिफेरी होती है। और कोर और आउटर पेरिफेरी के बीच में एक स्लाइटली रिलेटिव मोशन होता रहता है। जैसे आपको पता है कि अर्थ की कोर जो है वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, वो रुकी नहीं है, वो आउटर सर्कमफरेंस के रेस्पेक्ट में वो रोटेट कर रही है, ठीक है। उसी रोटेशन की वजह से तो उसके अंदर जो भी मोल्टेन स्टेट में आयंस होते हैं वो रोटेट करते हैं, और उनके रोटेशन की वजह से एक कोर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सारी चीजें आपको पता है। ऐसे ही सन के साथ होता है। सन की बात करें तो सन के पास इसका एक खुद का कोर है, ठीक है, ओके। तो हमने एक कोर बनाया, चलो कोर को हम थोड़ा डिफरेंट कलर दे दे रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, चलो सन को ही रेड कर दिया, चलो कोर को ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमारा हो गया कोर, ठीक है। दिस वन इज द कोर ऑफ सन। अब देखिए सन के कोर में होता क्या, सन के कोर को एक्चुअली आप कह सकते हैं दिस इज न्यूक्लियस ऑफ सन। ये सन का एक न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर स्टार स्टेबल कंडीशन में है तो उसमें बहुत ज्यादा योगदान उसके कोर में प्रेजेंट न्यूक्लियर फ्यूल का होता है, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस में कौन सा ऐसा चीज है, तो अब लोग यार किसके न्यूक्लियस में जो है वो होता है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये एज ए न्यूक्लियर फ्यूल इसके कोर में रहता है, न्यूक्लियर फ्यूल। अब इस हाइड्रोजन का कॉन्टिन्यूअसली कन्वर्जन होता रहता है हीलियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपका कन्वर्ट होता रहता है हीलियम में, यानी हीलियम के एटम्स में ये कन्वर्ट होता रहता है। हीलियम्स की अगर बात करें तो ये होता है 2He4, यानी कहने का मतलब कि 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कंबाइन होके एक हीलियम का एटम बनाते हैं या फिर हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जो हाइड्रोजन होता है मास डिफेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये सब जो हम टर्म्स बात कर रहे हैं मास डिफेक्ट वगैरह की, ये सब न्यूक्लियस या फिर एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर में इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली एक डाटा है, और वो डाटा ये कहता है कि जो आपका 620, ठीक है ना, मिलियन मेट्रिक टन, मिलियन मेट्रिक टन्स हाइड्रोजन, यानी कि इतना जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट होता रहता है किसमें, ये कन्वर्ट होता रहता है 616 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हीलियम में। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस पर सेकेंड होता है, यानी कि हर एक सेकेंड 620 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 616 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ हीलियम एटम्स में, ठीक है। ये कन्वर्जन हो रहा है। अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि 620 था 616 है, यानी कि यहाँ पे 4 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो गया कहां आखिरकार, ये कहां गया, क्योंकि 620 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन था और हमें लास्ट में फाइनली पर सेकंड क्या मिल रहा है, 616 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ हीलियम मिल रहा है। तो आखिरकार ये जो 4 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन है वो कहां गया, तो यही जो है वो कन्वर्ट होता रहता है पर सेकंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में,
ये किसमें कन्वर्ट होता रहता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। और ये जो एनर्जी होती है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये लाइट के फॉर्म में, साथ ही साथ हीट के फॉर्म में, इस फॉर्म में जनरेट होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सन के कोर के अंदर। क्योंकि इस प्रोसेस को एक नाम भी दिया गया, अब जब वो सारी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप जानेंगे कि इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर फ्यूजन सन के कोर में होता है और इस प्रोसेस के तहत 4 हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट होते हैं एक हीलियम के एटम्स में, हीलियम के न्यूक्लियस बनाता है, साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड जनरेट होती रहती है और उसका डाटा यहाँ पे हमने शो कर रखा है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसको होने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो पाता। और आपको पता है कि जो सन का टेम्परेचर होता है, सन के कोर का, अगर सिर्फ कोर की बात करें तो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे होता है। इसका टेम्परेचर अबाउट आपका 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये किसका टेम्परेचर होता है? दिस इज टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ द सन। साथ ही साथ अगर हम सरफेस की बात करें, ये सरफेस की, तो इसका टेम्परेचर अबाउट आप कह सकते हो 5550 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये डाटा आपके बुक टू बुक वेरी करते हैं, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो हमने देखा कि सन के कोर में हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में और पर सेकंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है। एनर्जी जनरेट होने का जो मेन रीजन है वो है मास डिफेक्ट। किसके मास में डिफेक्ट? तो भैया जितना आपने हाइड्रोजन पर सेकंड यूज हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन में, वो सारा का सारा हीलियम में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ गायब हुआ है। तो वो गायब होकर गया कहाँ? तो वही मास, वही जो मास है जो मास डिफेक्ट के फॉर्म में वहां से गायब हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के दौरान, वो कन्वर्ट हुआ एनर्जी में और वो एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी के फॉर्म में डेवलप हुई, प्रोड्यूस हुई है। अब देखिए यहां तक तो बात हो गई। अब आगे समझिए कि जो भी हमारा ये सन है, चलिए ये हमारा हो गया सन। चलिए ये सन हो गया हमारा। अब सन से यहां से एनर्जी निकली इसकी सरफेस से, ये एनर्जी निकलती है लाइट और हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो हीट एनर्जी हालांकि बहुत आगे तक ट्रेवल नहीं कर पाती, लेकिन लाइट एनर्जी बहुत आगे तक ट्रेवल करती है। ये पूरे ब्रह्मांड में लाइट फैलेगी। तो यहां से बेसिकली हम ले रहे हैं लाइट, क्योंकि हमें लाइट को ही स्टडी करना है। ये जो लाइट निकली है ना यहां से, चूंकि अब आपसे कोई पूछे कि लाइट क्या है, एक्चुअली में लाइट का नेचर क्या है, लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है, तो लाइट दोनों है। अब दोनों का मतलब कि लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल भी, लाइट को आप पार्टिकल भी मान सकते हो, और लाइट बिहेव करती है एज अ वेव भी। यानी कि लाइट के कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं, जैसे आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं लाइट के जिसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन किया जाता है, वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो पाता है। और यानी कि वहां पे लाइट का पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है। और कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वहां पे लाइट को एज अ वेव मान के एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट डुअल नेचर को फॉलो करती है, यानी लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, लाइट के पास वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर के बारे में अगर आप सुनेंगे तो ये न्यूटन एक थियरी दी थी, कॉप्स-क्यूलर्स थ्योरी, और न्यूटन के बाद आइंस्टाइन आए थे। आइंस्टाइन ने भी इस चीज़ को जस्टिफाई किया था कि लाइट एक पार्टिकल होती है और लाइट एक्चुअल में एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। उन पैकेट्स को उन्होंने फोटोन का नाम दिया था। तो ये हो गए और आइंस्टाइन हो गए, ठीक है। वेव नेचर को किन्होंने एक्सप्लेन किया था? तो कई सारे साइंटिस्ट इसमें भी आए थे। एक थे यंग्स और साथ ही साथ एक हाइगेन थे। इन्होंने लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था कि लाइट वेव है, और उसके बेसिस पे इन्होंने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सब फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट आए थे, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लिया था। मैक्सवेल, इन्होंने क्या माना था? लाइट को EM वेव माना था। उन्होंने बोला था कि लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो ये सारे फिनोमेना आपको डिटेल में पढ़ने हैं, यहाँ पे हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमें आपको ये बताना था कि लाइट जो यहाँ से निकली है ये पार्टिकल भी होती है, वेव भी होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वेव है तो लाइट के पास एक वेवलेंथ भी होगा, ठीक है। अब जब वेव की बात हुई तो ये वेव कौन सी है? तो इसको माना गया कि ये ट्रांसवर्स वेव है,
ठीक है ना। और आपको पता है कि जो ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, वो साइन के फंक्शन के फॉर्म में इस टाइप से होती है। ये वेव आपकी ऐसे चल रही है। ऑब्वियस सी बात है कि जब वेव है तो इसके पास एक लंबाई होगी वेव की, और ये जो लंबाई है इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोला जाता है वेव लेंथ। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो यहां से निकली है लाइट वो वेव के फॉर्म में निकली है, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको हम जानते हैं। चलिए, तो फिर से हमने यहां पे सन बनाया। ओके, यहां से लाइट निकली और चलिए यहां से लाइट ऐसे निकली है और ये लाइट वेव के फॉर्म में निकली है। अब देखो, जो यहां से लाइट निकली है उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ नहीं होता, उसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, कई सारे रीजन की वेवलेंथ होती है उस लाइट एनर्जी के अंदर। ठीक है, और वो रीजन कुछ ऐसा होता है कि उसमें जैसे उसको 3 रीजन में हम डिवाइड करते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमें सिर्फ उस रीजन में इंटरेस्टेड है जिस रीजन की लाइट रेस के इफेक्ट को हम सेंस कर पाए। ठीक है, तो एक हम आपको दिखा रहे हैं यहां पे, जैसे ये हो गई गामा रेस, ये हो गई अल्फा रेस, ये हो गई आपकी यूवी रेस, साथ ही साथ आपकी हो गई विजिबल लाइट, उसके बाद आपकी होगी माइक्रोवेव नहीं, आई थिंक इंफ्रारेड। इसके बाद आपकी हो गई इंफ्रा रेड, इसके बाद आपकी होगी माइक्रोवेव, और लास्ट में आपकी आती है रेडियो वेव। ठीक है, यानी कि इतने सारे वेवलेंथ यहां से निकले हैं। ठीक है, और सिर्फ इस वाले वेवलेंथ पर हम इंटरेस्टेड हैं, यानी कि वो लाइट जिसकी वेवलेंथ इसके अंडर में होगी उसी की इफेक्ट को हम सेंस कर पाएंगे, बाकी सारे हम सेंस नहीं कर पाएंगे। यानी ये भी ह्यूमन आई सेंस नहीं कर पाती है इन लाइट रेस के इफेक्ट को भी, ये भी जो है ह्यूमन आईज जो है इसके भी इफेक्ट को सेंस नहीं कर पाएंगे। हमारे कहने का बेसिक मतलब ये है कि यहाँ से जो लाइट निकली है उसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम सिर्फ किस में इंटरेस्टेड हैं? इस विजिबल लाइट में। ठीक है, और ये विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है ये आप कह सकते हैं कि ये 400 से ये 700 नैनोमीटर, यानी कि इस वेवलेंथ में होती है विजिबल लाइट। ठीक है, और साथ ही साथ इसको अगर आप एंगस्ट्रॉम में देखना चाहें तो जो आपका विजिबल लाइट, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी 3600 to 7800 एंगस्ट्रॉम, या तो इसको आप ये कह सकते हैं या तो 400 to 700 नैनोमीटर। यानी कि जो वेव, इसमें से जो भी वेव इस वेवलेंथ के अंदर में होगी वो विजिबल लाइट कहलाएगी, और उसी की इफेक्ट को हम सेंस कर पाएंगे। समझ में आया? तो यहां से कहानी शुरू होती है अपनी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सन से लाइट आ रही है। ठीक है भाई, ब्रह्मांड में फैली है लाइट, तो बहुत जगह ऐसा भी होगा जहां पे पूरी तरह से वैक्यूम है, जहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन हम वहां पे इंटरेस्टेड हैं जब लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर आती है उसके बाद क्या क्या होता है, हमें ये सब चीजें जाननी है। ठीक है, तो एक बार जैसे ही लाइट, देखो पहली बात तो ये कि सारी वेवलेंथ अर्थ पे पहुंचेंगी, ये सारी की सारी वेवलेंथ अर्थ पे पहुंचती है, ऐसा नहीं है कि इसमें से सारी वेवलेंथ अर्थ पे नहीं पहुंचेंगी। ये जो यूवी रेज है ना, इसको तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, हर एक वेवलेंथ अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाती है, लेकिन उस इफेक्ट को ह्यूमन आई सेंस कर पाए ये जरूरी नहीं है। तो ह्यूमन आई सिर्फ किसको सेंस कर पाएगी? जो भी इफेक्ट विजिबल लाइट का होगा, यानी जो भी इस लाइट में, इस वेवलेंथ के अंडर में जो लाइट होंगी, इस रीजन में होंगी, उसके इफेक्ट को ह्यूमन आई सेंस कर पाएगी, और हम इसी में इंटरेस्टेड हैं। तो जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंची उसके बाद क्या हुआ? तो चलो हमने मान लिया ये अर्थ का जो है ये एटमॉस्फेयर है, और लाइट ऐसे एंटर कर चुकी है।
ये लाइट एंटर की एटमॉस्फेयर के अंदर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही लाइट एंटर करेगी तो भाई एयर के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये सारी की सारी चीजें वहां पे मौजूद है। तो ये सारी की सारी जो है, ये मान लिया हमने कि छोटी छोटी ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स है हमारे, ये हमने माना डस्ट पार्टिकल्स। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट को एक नाम दे दिया गया। ये जो भी आपको विजिबल लाइट दिख रही है, इसी लाइट को बोला जाता है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट। अब इसको व्हाइट लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होते हैं, सातों कलर्स के। जो आप 7 कलर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, वी ग्योर करके, तो ये हमारा हो गया VIBGYOR। ये सारे कलर्स के वेवलेंथ किसमें प्रेजेंट होते हैं? इस विजिबल लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये सातों के सातों कलर मिलके ये क्या बनाते हैं फाइनली? ये बनाते हैं व्हाइट लाइट। ये सब मिलके बनाती है व्हाइट लाइट। अब इसमें अगर आप देखें तो ये सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होता है, लोएस्ट वेवलेंथ होता है। ये रेड की जो वेवलेंथ होती है सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि विजिबल लाइट तो एक सर्टेन वेवलेंथ है नहीं, वो तो एक रेंज है ना उसका, जैसे 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे जो लोएस्ट वेवलेंथ होगा वो वॉलेट कलर का होगा, जो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होगा वो किसका होगा? रेड कलर का होगा। आप सबको यहाँ पे ध्यान से समझिए, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब कि जो लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हुई है उसमें सारे के सारे वेवलेंथ मौजूद है, क्योंकि वो व्हाइट लाइट है। अब होता क्या है कि ये डस्ट के पार्टिकल के साथ जैसे ही लाइट का इंटरेक्शन होता है, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी एयर के पार्टिकल है उनके साथ जैसे इंटरेक्शन होता है, तो जहां पे लाइट की स्कैटरिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहां से क्या होता है, जैसे ही पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट हुआ, यहां से ये स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग मतलब कि पार्टिकल के ऊपर लाइट गिरने के बाद वो फैलती है चारों तरफ। जो स्कैटरिंग होती है, उस स्कैटरिंग में जो ब्लू कलर होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट में होता है। ये किस में बात कर रहे हैं? जो भी स्कैटर्ड लाइट है उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पे इंसिडेंट हुई लाइट जो एटमॉस्फेयर में एंटर की थी, डस्ट के पार्टिकल पे गिरी, उसके बाद स्कैटर हुई, तो जो स्कैटर्ड लाइट है उसमें ब्लू कलर और साथ ही साथ उसमें वॉलेट भी होता है। ये दोनों कलर ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये कलर फाइनली अगर अर्थ के सरफेस पे कोई भी ह्यूमन है तो ये लाइट ऐसे आ रही है और उस ह्यूमन आई के ऊपर गिरी लाइट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कलर थे? आप बोलोगे यार कि इसमें ब्लू थे, साथ ही साथ इसमें वॉलेट भी था। लेकिन होता क्या है कि जो ह्यूमन आई में जो कोन शेल्स होती हैं वो वॉलेट कलर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। यानी कि वो ब्लू कलर को अच्छे से सेंस कर पाते हैं और फाइनली इसी वजह से जो आसमान होता है वो आपको नीला कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आने वाली आंख में जो लाइट है वो ब्लू कलर ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि ये डस्ट पार्टिकल ब्लू कलर को ही ज्यादा स्कैटर क्यों कर रहे हैं? तो एक शब्द है रे लाइट स्कैटरिंग। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं आगे चल के, पूरा कॉन्सेप्ट ही है। तो रे लाइट स्कैटरिंग में ये चीजें होती हैं कि जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगी, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। अब थोड़ा सा और इसको डीप में आते हैं। जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, देखो हम लोग क्या क्या समझ गए। हम लोग ये समझ गए कि सन के कोर में लाइट और हीट एनर्जी का जनरेशन कैसे होता है। वो जैसे ही लाइट वहां से निकली तो उसमें सारे के सारे वेवलेंथ प्रेजेंट थे। हमें सिर्फ किस वेवलेंथ पे इंटरेस्टेड है? वो वेवलेंथ जो विजिबल लाइट के अंडर में आती है, जिसके इफेक्ट को हम सेंस कर पाते हैं। विजिबल लाइट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई तो चूंकि उसमें सातों कलर थे, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर हुआ, वॉलेट कलर भी स्कैटर हुआ। लेकिन ह्यूमन आई वॉलेट के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती, वो ब्लू कलर को ज्यादा बेहतर से सेंस कर पाती है, जैसे उसकी वजह से जो स्काई है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम जान गए। अब जैसे ही कोई लाइट इंसिडेंट हुई किस पे? किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ये लाइट सनलाइट की बात कर रहे हैं, ये हो गई हमारी सनलाइट। ये सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हुई है। अब देखो इंसिडेंट हुए तो उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे। तो कुछ फिनोमिना होते हैं जो होते हैं। एक तो होगा
कि लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है उस पे जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, आप ये कह सकते हैं, या फिर जो भी एटम्स हैं, उनका कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि वो वहां से लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा डार्कनेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे। डार्कनेस यानी जितना ज्यादा डार्क आपकी बॉडी होगी, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा है लाइट, वो जितनी ज्यादा डार्क होगी लाइट को उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि लाइट वहां पे आके इंसिडेंट हुई, उसके बाद वापस लौटी, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एक तो ये होगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। उसके बाद ट्रांसमिशन हो सकता है लाइट का। भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइट यहां से क्या करे, आर पर निकल जाए, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। जैसे मान लो कि ट्रांसपेरेंट आपका ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट आर पर निकल जाएगी। ये ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डार्क होगा लाइट उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। ये ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा शाइनी होगा लाइट उतना ही ज्यादा लाइट में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना, इसको आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मूथनेस ऑफ सरफेस कह सकते हो, या फिर शाइनिंग ऑफ सरफेस। ठीक है, बस ऐसे समझाने के लिए हमने बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजें। अब जरा एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कोई ऑब्जेक्ट आपको विजिबल तब होता है जब एक तो लाइट सोर्स का होना जरूरी है किसी ऑब्जेक्ट के विजिबल होने के लिए। अगर लाइट सोर्स ही नहीं है किसी कमरे के अंदर, आपको भेज दिया गया, कमरे में पूरा डार्कनेस है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे मान लो कोई एक बॉल रखी है ग्रीन कलर की, आप ऐसे इमेजिन करो। अगर ग्रीन कलर की बॉल है और आप रूम के अंदर जाएं, रूम में अंधेरा हो, तो क्या बॉल दिखाई देगी? नहीं। यानी ऑब्जेक्ट के विजिबल होने के लिए सबसे पहले तो लाइट सोर्स का होना जरूरी है, कोई ना कोई लाइट सोर्स होना चाहिए। दूसरी बात कि कई बार ऐसा होता है कि लाइट सोर्स भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विजिबल नहीं होता। जैसे आप इमेजिन करिए कि एक कमरा है जिसमें एक हमने दीवार खड़ी की है, और वो कांच की दीवार है, और कांच इतना पतला, जस्ट लाइक टेम्पर्ड ग्लास ऑफ द मोबाइल, यानी मोबाइल का जो टेम्पर्ड ग्लास होता है उतना पतला हमने कांच की एक दीवार बना रखी है। आप रूम में जैसे एंटर करोगे वो दीवार आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि लाइट उस दीवार पे गिरी है कांच के, और लाइट पास करेगी, ट्रांसमिट होगी 100%, वहां पर ट्रांसमिशन हो गया लाइट का। तो ऑब्वियस ही बात है कोई ऑब्जेक्ट आपको विजिबल तब होगी जैसे यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जहां पे आप आंख लगाए बैठे हैं। अब लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई, और चूंकि ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, लाइट पूरा पास कर गई, लाइट इससे लौट के आपके आंख तक पहुंची ही नहीं। जब आंख तक पहुंचेगी नहीं तो क्या ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होगा? तो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा ही नहीं। यानी कि ऑब्जेक्ट उस केस में भी विजिबल नहीं होता अगर लाइट का 100% ट्रांसमिशन हो जाए, यानी कि लाइट यहां से किसी ऑब्जेक्ट से 100% पास कर जाए ना, 100% ट्रांसमिशन, तब भी ये ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट के विजिबल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? लाइट सोर्स का होना, ऑब्जेक्ट का होना, लाइट 100% ट्रांसमिट ना कर जाए ऑब्जेक्ट से। और अगली कंडीशन है, जैसे मान लो कि डार्क ब्लैक हमारा ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डार्केस्ट है, और लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, और ये क्या किया, इसने 100% एब्जॉर्ब कर लिया, 100% एब्जॉर्प्शन हो गया लाइट का। हालांकि 100% एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, कोई भी बॉडी इतनी भी ब्लैक नहीं होती कि 100% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन मान लो आइडियल केस में ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा कभी हुआ, तो लाइट जब यहां से रिफ्लेक्ट हुई नहीं, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा भी, जब उसकी आंख तक रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेगी नहीं, तो क्या इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा? कतई विजिबल नहीं होगा। यानी कि 100% अगर आपका एब्जॉर्प्शन है तभी, यानी इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट आपका जो होगा वो विजिबल नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट को आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के विजिबल होने के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत लाइट रेस को एब्जॉर्ब करे, ट्रांसमिट कर रहा है तो 100% ट्रांसमिट ना कर दे, थोड़ा बहुत ट्रांसमिट कर रहा है तब भी ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन जरूरी है, यानी ऑब्जेक्ट लाइट को जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा ही नहीं। वही रिफ्लेक्टेड लाइट रेस ह्यूमन आई पे आती हैं, उसके बाद वो सब जो फिनोमिना आपके अंदर होता है वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड नाम से एक चैप्टर है, वहां पे सारा का सारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक हमने ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, और मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज कि ये ग्रीन कलर का है। इस ऑब्जेक्ट का हमने कलर क्या मान लिया?
लेट अस सपोज कि ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है आपका। अब एक लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, चलिए ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। अब जो भी लाइट इंसिडेंट हुई है ये व्हाइट कलर है, यानी सनलाइट की हम बात कर रहे हैं, व्हाइट लाइट। जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट लाइट, अब बोलिएगा सनलाइट को व्हाइट लाइट बोलते हैं। अब इसमें सातों कलर हैं, इसमें क्या है, सातों कलर्स हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स रफनेस, ये कितना रफ है उसके हिसाब से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, साथ ही साथ लाइट को रिफ्लेक्ट भी कराएगा। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो लाइट का ट्रांसमिशन यहां से पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। यानी एक चीज हम समझ गए, सॉरी वो सप्लाई कट हो गई थी, उसी को मैं कंटिन्यू करते हैं जहां तक थे हम। जैसे हमने बोला कि कोई ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट आप मान लो कि ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, और चलिए हमने मान लिया कि व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई इसके ऊपर। ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट कहने का मतलब कि ये सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, ठीक है। सनलाइट है तो इसमें सातों कलर्स होंगे ना, तो आप बोलोगे इसमें जो है सातों कलर्स हैं इस लाइट के अंदर, ठीक है। जब इसमें सातों कलर्स हैं तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स रफनेस, अपने रफनेस के अकॉर्डिंग ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। बहुत ज्यादा रफ, बहुत ज्यादा ये डार्क होगा तो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है नहीं तो लाइट को ट्रांसमिट करेगा नहीं, कोई भी ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं होगा। कोई ना कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, जो ऑब्जर्वर क्या करना चाह रहा है, जो ऑब्जर्वर इसको देखना चाहता है। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट तब विजिबल होगा जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख तक जाए। अब ये देखो ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि 7 कलर इंसिडेंट हुई है इसके ऊपर, इसमें से ये क्या करेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है तो बाकी सारे कलर्स को तो ये अब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उस रिफ्लेक्टेड लाइट में ग्रीन कलर की वेवलेंथ होगी, ठीक है। बाकी सारे कलर जो है इस ऑब्जेक्ट ने एब्सॉर्ब कर रखा है। यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई इसमें कौन सी लाइट है, आप बोलोगे वो वाली लाइट है जिसका वेवलेंथ जो है वो ग्रीन है, ठीक है ना। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कलर की लाइट जब इस ह्यूमन आई के अंदर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है आंखें क्या देखेंगी, ऑब्जेक्ट का कलर ग्रीन परसीव करेंगे। तो ये होता है कलर्स के पीछे। दूसरा सवाल ये कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन कलर को यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं, वो डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये ब्लू होता तो यहां से रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है गिरने के बाद उसमें ब्लू कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ ग्रीन यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। इसलिए इस ऑब्जर्वर को इसका जो कलर है वो ग्रीन नजर आएगा। दूसरी बात ये कि चलो एक चीज तो ये है कि हमने मान लिया कि जो सनलाइट है, सनलाइट में 7 कलर थे, तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि बाकी के कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और यहां से जो रिफ्लेक्ट कराया ऑब्जेक्ट ने वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कराया, तो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट ग्रीन नजर आया। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि हम आर्टिफिशियल लाइट की बात करें, आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है। तो जब आप आर्टिफिशियल लाइट की बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमारा एलईडी लाइट हो गया जो घरों में यूज हो रहा है, एलईडी लाइट, इस केस में क्या, एलईडी लाइट मान लो जैसे हमारा कोई लाइट बल्ब है, ये कोई बल्ब है। अब बल्ब से कोई लाइट ऐसे आई और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, लेट अस सपोज कि ये ग्रीन कलर का है, ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस बात है यहां से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक बात बताओ, जब इसमें 7 कलर थे ही नहीं, क्योंकि 7 कलर तो सनलाइट में होते हैं ना, ये तो आपकी एक तरह से मोनोक्रोमेटिक लाइट है। याद रखिएगा सनलाइट को बोला जाता है क्रोमेटिक लाइट, क्रोम मतलब होता है कलर, यानी वैसी लाइट जिसमें कलर हो। बाकी जितनी भी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, ये जो लाइट्स होती है 100% मोनोक्रोमेटिक होती भी नहीं है। इनमें भी थोड़ा बहुत वेवलेंथ होता है। इसमें येलो कलर का भी वेवलेंथ होगा थोड़ा बहुत, साथ ही साथ इसमें ब्लू, इसमें आपका ग्रीन का होता है और रेड, ये सारे वेवलेंथ थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। आपको जो अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये एलईडी लाइट वगैरह के अंडर में कर रहे हैं। भले आपको ऐसा दिख रहा है कि व्हाइट है, व्हाइट नहीं है, इसमें ये सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है। और मेजर रूप से कौन कौन से प्रेजेंट है, आपका रेड का वेवलेंथ इसमें प्रेजेंट है, ग्रीन का प्रेजेंट है और ब्लू का प्रेजेंट है।
येलो का बहुत ज्यादा इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो इसमें ये जो बल्ब ने लाइट निकाली है, इसमें भी ऑलरेडी ये सारी वेवलेंथ थी, ब्लू ग्रीन रेड। अब ये क्या करेगा कि ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, यहां से जो रिफ्लेक्ट कराएगा वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कराएगा। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा नजर आएगा, ग्रीन नजर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि मान लो कि आर्टिफिशियली हमने कोई ऐसा लाइट बना दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो, जैसे लाइक मान लो कि सोडियम लैंप कुछ इस टाइप का बना दिया हमने कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ है, यानी कि यहां से जो लाइट निकल रही है उसमें ये सारे मिक्सअप कलर नहीं है। कोई ऐसा बल्ब अगर बना दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर हो, क्या उस केस में भी ऑब्जेक्ट ये ग्रीन दिखाई देगा? तो नहीं, उस केस में नहीं दिखाई देगा। अगर प्योर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, आप समझिएगा, प्योर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जैसे आप ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को आप प्योर येलो लाइट के अंडर में देखना चाहें तो आपको ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देगा, वो डार्क और ग्रे कलर के आसपास दिखाई देगा वो। ठीक है, तो ये तो बात रही ऑब्जेक्ट का कलर वगैरह कैसे क्या दिखता है। इमेज जो है वो रेटिना बनती है, रेटिना के पे जो होते हैं वो कलर सेंसिटिव शेल्स होते हैं, कोन शेल्स जिनको बोला जाता है। वो कोन शेल्स वो डिफरेंट डिफरेंट कलर को सेंस करने काम करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां पे देखी जाएंगी। फिलहाल अभी यहाँ सिर्फ बेसिक्स के बारे में हम देख रहे हैं कि लाइट के साथ क्या क्या होता है। लाइट सन से निकली, एटमॉस्फेयर के अंदर आई, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हुई, उसके बाद क्या सारी चीजें होनी शुरू होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे जो फिनोमेना अभी हमने देखे कि लाइट जब ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो लाइट का ट्रांसमिशन पॉसिबल है, साथ ही साथ लाइट का ट्रांसमिशन के साथ साथ लाइट का एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन को कई दफा स्कैटरिंग से भी थोड़ा बहुत रिलेट कर दिया जाता है। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। बहुत सारे लाइट के ऐसे फिनोमेना है, लाइट जैसे मीडियम को चेंज करती है। तो जब लाइट मीडियम को चेंज करती है तो वहां पे किस किस चीज में उसके फर्क आता है, उसकी स्पीड में क्या फर्क आता है, ये सारी चीजें। तो पहली बात तो ये कुछ डाटा आप याद रखिएगा कि जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं कि इन एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, ये लाइट की स्पीड होती है। ओके, तो बेसिक्स में तो फिलहाल यही सारी चीजें हैं। बाकी जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, अगला एक तरह चैप्टर नहीं, अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन की जब बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन में डिटेल में हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और साथ ही साथ मिरर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिरर ही एक ऐसी डिवाइस है जो ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कराती है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।